आप इस बात से तो डिनाई नहीं कर सकते, जिस तरह से बीजेपी ने कुछ रिसेंटली पिछले सालों में जाट वोट को अहमियत नहीं दी है, उनको वैल्यू नहीं दी है, उसके पीछे कई सारे कारण हैं। 2024 में हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर चुनाव होने ही फिर भी बीजेपी के जीतने की आशंका बनती है, क्योंकि हरियाणा की वोट बैंक को 3 फैमिली डोमिनेट करती है। एक ज़माने में कहा जाता था कि हरियाणा तेरे 3 लाल, बंसी देवी और भजन लाल, इसी के ऊपर पूरी पॉलिटिक्स हरियाणा की टिकी हुई है। बेशक वो अब इतनी पावर नहीं रही है इन लोगों के अंदर कि वो अब खुद मुख्यमंत्री बन सकें, लेकिन वही डिसाइड करेंगे कि हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन होगा। एक जाट की वोट बैंक अभी भी इन्हीं के पास में। दरअसल ये तीनों लीडर्स एक जमाने में इतने पावरफुल हुआ करते थे, ये केंद्र में उप मुख्यमंत्री और मंत्री तक रहे, लेकिन आज की सिचुएशन ये है कि इनकी वैल्यू डाउन होती जा रही है, यानी इनकी वैल्यू 10-5 सीट्स तक सिमर के ही रह गई है। खुद उनके बेटे जो देवीलाल भजनलाल और उनके बेटे खुद सीट नहीं जीत पा रहे हैं, और उन्होंने अलग अलग पार्टियां बनाई हैं, उनके पार्टी के कैंडिडेट तो क्या ही जीतेंगे। दरअसल इनकी जो वैल्यू गिरी है वो एक रिसेंटली चेंज, एक बदलाव है, या तो आप यूँ कह सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि इनके बेटों पर वो राजनीति की कद्दावरी, वो राजनीति का खेल समझ में नहीं आया, नहीं संभाल पाए हैं ये, आप या तो ये कह सकते हैं। सर जो जाटों का एक डोमिनेंस हुआ करता था, एक वैल्यू रहती थी राजनीति के अंदर, चाहे विधानसभा हो हरियाणा की, चाहे उत्तर प्रदेश की, चाहे केंद्र की लोकसभा हो, उसमें गिरावट तो रिसेंटली आप देखी गई है। उसी का एक नतीजा है बीजेपी जो केंद्र में गवर्नमेंट है वो जाटों की सुनती नहीं है। वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, चाहे किसानों की मांग हो, चाहे पहलवानों की मांग हो। इसके पीछे एक रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी, जिसके अंदर मैंने बताया था कि जाटों को किस तरह से वोट बैंक को गिरता जा रहा है, उनकी अहमियत राजनीति के अंदर से खत्म होती जा रही है। शॉर्ट हिस्ट्री ये है कि 1990 के दशक में जब भी जाट का कोई भी कैंडिडेट खड़ा होता था तो ये खेतियों के लार्ज पार्ट एक किसान होते हैं, इनके पास में ज़मीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, जिसमें और भी लोग काम किया करते थे। उसमें से पसमानदा मुसलमान यूपी में और कुछ लोअर कास्ट के लोग हरियाणा में इनके खेतों में काम किया करते थे। वो इनसे डरते थे, इतने पावरफुल ये लोग थे कि इनके सामने चुनाव लड़ सके। लेकिन 1990 के बाद में रीजनल पार्टियां उभर के आई, मेनली यूपी में सपा ने मुस्लिम कैंडिडेट को वोट टिकट देना शुरू कर दिया और बसपा ने लोअर कास्ट के कैंडिडेट को। अब ये उनको डायरेक्ट चैलेंज करने लगे। जाट के जो लीडर्स हुआ करते थे, उनके कैंडिडेट हुआ करते थे, उनके सामने ये खुद खड़े होने लगे। इनकी पॉपुलेशन तो ज़्यादा होती थी, मुसलमानों की ले लीजिए या शेड्यूल कास्ट के लोगों की, तो इसलिए आसानी से चुनाव भी जीत जाते थे। अब ये डायरेक्ट चैलेंज दे रहे थे जाटों को। इससे जाट लीडर बहुत परेशान थे और उन्होंने इसका समाधान ढूंढने के लिए, एक समस्या का समाधान ढूंढने के लिए एक नई समस्या पाल ली, वो है बीजेपी। दरअसल बीजेपी ने 2014 के हरियाणा के विधानसभा इलेक्शन में और लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को फुल सपोर्ट किया था, लेकिन सिचुएशन चेंज हो जाती है 2019 के आते ही। उनको ऐसा लगता है, लेकिन बीजेपी फिर भी पावर में आई, लेकिन उनके वोट बैंक कम हो गया। बीजेपी ने यहाँ पे जाट वर्सेस नॉन जाट के गेम को खेलना स्टार्ट कर दिया हरियाणा के अंदर, यानी कि वो नॉन जाट की वोट बैंक को टारगेट करने लगी और इनको अहमियत देना कम कर दिया। अब हम इन तीनों फैमिली की हिस्ट्री समझने की कोशिश करेंगे। जो देवीलाल है, उन्होंने एक पार्टी बनाई थी इंडियन नेशनल लोकदल, और उसके उन्हीं के बेटे अभय चौटाला और उन्हीं के एक बेटे ओम प्रकाश चौटाला के, अजय चौटाला के बेटे दुष्यंत चौटाला, इनके बीच में लड़ाइयाँ हो रही थी इस पार्टी को लेकर के। और वो तकरार एंड होती है 2018 में, जब दुष्यंत चौटाला ने एक नई पार्टी बनाई थी जेजेपी, जननायक जनता पार्टी, और वो 2019 में विधानसभा के लिए चुनाव भी लड़ते हैं। कई सारी विधानसभा की टिकट पे अपनी कैंडिडेट उतारते हैं, लेकिन वो 10 सीट ही जीतवाते हैं। और आज वो 10 सीट में जो बीजेपी हरियाणा के अंदर केवल 40 सीटें जीत पाती है, जिसके पास में बहुमत नहीं था सरकार बनाने के लिए। इसलिए वो उनको दुष्यंत चौटाला के साथ में गठबंधन करना पड़ता है, जिसकी वजह से आज वो डिप्टी सीएम है हरियाणा के अंदर। अगर हम उनकी बात करें तो 2014 में ये इलेक्शन लोकसभा की जीत जाते हैं, लेकिन 2019 में लोकसभा के इलेक्शन में जीत की सीट से हार जाते हैं, यानी इनकी डोमिनेंस में गिरावट आ रही है। और अगर हम बंसी लाल की बात करें तो वो 3 टाइम्स हरियाणा के सीएम रहे हैं, 3 बार, 2 बार केंद्र में मंत्री रहे, और उन्होंने 1996 में हरियाणा विकास पार्टी बनाई थी, लेकिन 2004 में कांग्रेस के साथ में गठबंधन कर लेते हैं। उनकी एक फैमिली पॉलिटिक्स काली, उनके परिवार की पत्नियां कई बार हरियाणा के अंदर एमएलए बंसीलाल की, तो बंसीलाल के एक बेटे हैं कुलदीप बिश्नोई ने 2007 में एक पार्टी बनाई थी हरियाणा जनहित कांग्रेस, जिन्होंने 89 सीट से अपने एमएलए कैंडिडेट खड़े किए थे, लेकिन 7 ही एमएलए सीट को, जो 7 ही एमएलए चुनाव जीत पाए थे, उसमें से 6 एमएलए कांग्रेस के लिए स्विच कर गए, यानी इनकी पार्टी को छोड़ गए। अब ये अकेले एमएलए बचे थे अपनी पार्टी के अंदर, आने वाले इलेक्शंस में इस पार्टी का नेतृत्व कर सकें।
लेकिन 2011 में भी एक बार फिर से बीजेपी से अलायंस गठबंधन बना लेते हैं, लेकिन 2014 में इलेक्शन से पहले ये गठबंधन टूट जाता है। फिर 2014 में ये बीजेपी से गठबंधन तोड़ के 2016 में कांग्रेस से गठबंधन बना लेते हैं, लेकिन ये फिर भी टूट जाता है। अब इन्होंने 2022 में बीजेपी के साथ में फिर गठबंधन बना लिया है और बाई इलेक्शंस में इनके बेटे ने चुनाव जीत लिया है। अब आप क्या कहेंगे, इन दोनों की जो फैमिली पॉलिटिक्स, इन तीनों परिवारों की राजनीति थी हरियाणा के अंदर काफ़ी मैटर करती है और ये डिसाइड करते हैं कि हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री कौन बनेगा। चाहे वो अभय चौटाला हो, उनके पास में काफ़ी बड़ा वोट बैंक है, लेकिन बीजेपी ने तो ये जाट है मेनली, इनके छोड़ करके नॉन जाट की पॉपुलेशन हरियाणा के अंदर मेनली ज़्यादा है, उन्होंने उन पर ध्यान देना शुरू कर दिया है, जिसकी की वजह से उन्हीं का मुख्यमंत्री बनना है। अब 2024 में ये सिचुएशन क्या चेंज होगी या पहले ही जैसे हालात होंगे, आप क्या सोचते हैं कमेंट में तो बता ही सकते हैं।